दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब अगले क्वेश्चन के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं। 327 नंबर कह रहा है, संविधान द्वारा निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाना, सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन करवाना, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया का विनियमन। ठीक है। 328 नंबर है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता के संबंध में क्या सत्य है। कह रहा है गिरफ्तारी के नहीं, यह आत्यंतिक स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के संबंध में राज्य और नागरिकों के मध्य कोई भी भेद नहीं है। इस स्वतंत्रता पर कुछ निर्बंध लगाया जा सकता है। और चौथा, इस स्वतंत्रता पर कोई निर्बंध नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें 1, 2 और 3 सही होंगे, चौथे को छोड़ करके। 328 नंबर, किसी भी व्यक्ति को कोई भी, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है। 329 नंबर देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में क्या सत्य है। राज्य किसी संप्रदाय विशेष की उन्नति के लिए कुछ अतिरिक्त करों का सृजन कर सकता है। राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए विशेष प्रयास कर सकता है। राज्य बिना किसी पक्षपात के सभी धर्मों और संप्रदायों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। उपरोक्त सभी सत्य हैं, यानी 100 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राज्य बिना किसी पक्षपात के सभी धर्मों और संप्रदायों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। न्यायालय द्वारा परमादेश की रिट जारी की जाती है। अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करने के लिए, किसी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश देने के लिए, किसी व्यक्ति को, अच्छा 2 नंबर ही आंसर हो जाएगा यहाँ इसका। 331 नंबर कह रहा है, न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाली किसी कार्यवाही को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने हेतु उत्प्रेषण रिट यही इसी कारण से चली जाती है या चलाई जाती है। 332 नंबर है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग से निकाल कर किस में स्थान दिया गया है। तो इसे अब मूल अधिकार से निकाल दिया गया है और अनुच्छेद 300 में स्थान दिया गया है, यानी अ नंबर आंसर होगा। 333 नंबर, ब्रिटिश व्यवस्था का अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो इसे अनुच्छेद 14 में स्थान दिया गया है। 334 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बलात् श्रम तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। तो यह है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। 335 नंबर है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किस योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। वह किसी विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए। वह कम से कम 30 वर्ष का तो होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, यह भी होना चाहिए। सक्षम न्यायालय द्वारा, अच्छा अ नंबर आंसर हो जाएगा, वह किसी विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए, यह नहीं चाहिए। 336 नंबर है, वे भारतीय नागरिक जो विदेशों में निवास करते हैं क्या भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अधिकारी हैं। तो हाँ हैं। अगला कह रहा है, संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है, प्रारंभ से ही है। चौथे संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है, 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। तो इसका ब नंबर आंसर होगा, प्रारंभ से ही है। समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। 339 नंबर, संविधान के अनुसार विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता किसे प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को, केवल नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को। तो दोस्तों यह तीनों आंसर हो जाएंगे, अब और सा। 340 नंबर, यदि कोई सांसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे, अर्थात 2 और 3 आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। 341 नंबर कह रहा है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार के, 5 रिट्स है ना लेख। हमारी संसदीय व्यवस्था आधारित है, तो किस पे आधारित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर और संसद शासन के ब्रिटिश प्रतिमान पर, यानी अ नंबर और 100 नंबर आंसर होगा। 343 नंबर कह रहा है, जिला योजना समिति के संबंध में क्या सत्य है।
जिला योजना समिति प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर गठित की जाएगी। दूसरा, जिला योजना समिति के न्यूनतम 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे। तीसरा, जिला आयोग समिति का प्रमुख कार्य संपूर्ण जिले के विकास की योजनाएं तैयार करना है। तो यहाँ अ ब स आंसर हो जाएगा तीनों। 344 नंबर है, निवारक निरोध अधिनियम से संबंध तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1950 में सर्वप्रथम निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम की प्रवर्तन की अवधि बढ़ाई जाती रही तथा 31 दिसंबर 1969 तक प्रभावी रहा। दूसरा कह रहा है, यहाँ सही उत्तर चुनने बोले ना। हाँ, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 विध्वंसात्मक कार्यों के विरुद्ध था। विध्वंसात्मक कार्यों के विरुद्ध था। तीसरा है, 1974 में तस्करी, विदेशी मुद्रा में छल कार्य रोकने के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम बनाया गया। तो इसमें 2 और 3 आंसर सही होंगे। अगला चौथा भी होगा। 1978 में संसद में 44वें संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1971 के मीसा अधिनियम को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो चौथा नंबर भी आंसर हो जाएगा। अब आ गया यहाँ सही और गलत, यानी कथन और कारण। कथन कह रहा है, अस्पृश्यता की संविधान में कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन यह मान लिया गया है कि वह सर्वविदित है। और दूसरा कारण कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो यहाँ ए नंबर गलत है और आर सही है। ए गलत और आर सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किया। तो शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। 347 नंबर है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद तो यह 19 के ए अ में निहित है या वर्णित है। 19(1) अ में निम्नलिखित में से किस रेट या आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, यानी ब नंबर। 349 नंबर है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में निहित है। तो यह अनुच्छेद 21 में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 2 नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 351 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा, यही तो आंसर हो गया अ नंबर। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? तो यूपी राज्य बनाम अब्दुल समद 1992 नहीं, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1986 नहीं, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य है ये आंसर। 100 नंबर हो जाएगा उत्तर। भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? नीति निर्देशक मौलिक अधिकार है ये। 100 नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो ये तो परमादेश है। संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पिछले ये में कितना बार ये हुआ है तो आप लोगों को याद हो गया होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो आयरलैंड इसका आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में क्या सत्य है? ये राज्य पर बाध्यकारी हैं? नहीं। इन्हें न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी? ये देश के शासन में मूलभूत हैं। तो उपरोक्त वर्ष सत्य हैं। 2 नंबर आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 39(a) को जोड़ा गया था। कहाँ? ब है ना, ब में आंसर होगा। संविधान के किस भाग में और किन अनुच्छेदों में राज्य को नीति संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। अ नंबर आंसर होगा। कौन सा सिद्धांत निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है?
तो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा संबंधी सिद्धांत यह है। न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र एवं प्राचीन स्मारक संबंधी सिद्धांत यह भी है। कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का सिद्धांत, अर्थात उपरोक्त सभी आंसर हो जाए। 360 नंबर है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य किसमें निहित है? तो यह नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। 100 नंबर आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? संसद की इच्छा पर, न्यायालय की इच्छा पर, कार्यपालिका की इच्छा पर, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों यानी धन की उपलब्धता पर। तो 2 नंबर आंसर होगा। यदि लोकसभा सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। लोकसभा भंग हो जाएगी? ठीक है। प्रधानमंत्री को पद त्याग करना होगा, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। 363 नंबर, संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संशोधन ने अधिक बनाया प्रभावशाली। किन तत्वों का संबंध संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों से है? तो यहाँ वह आर्थिक नीति से संबंधित तत्व, सामाजिक नीति से संबंधित तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। यानी 2 नंबर आंसर होगा सभी। यह परंपरा है कि कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ लेगा, संसद का सदस्य नहीं रहेगा, वह दलीय रूप से असक्रिय व्यक्ति हो जाएगा। तो यहाँ यही आंसर हो जाएगा, वह दलीय रूप से असक्रिय व्यक्ति हो जाएगा। फिर से आ गया कथन और कारण। कथन कह रहा है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब संसद लोकसभा की कार्यावधि ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो और उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात किसी भी दशा में उसकी कार्यावधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। और कारण कह रहा है, वस्तुतः हुआ यह है कि प्रथम लोकसभा से लेकर 13वीं लोकसभा तक किसी भी सदन ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो यहाँ A नंबर सही है और R गलत है। 367 नंबर है, लोकसभा की गणपूर्ति संख्या है कुल संख्या का 1/10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 1/5वां भाग। तो A नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सम्मिलित है। मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 2 नंबर ही आंसर होगा। तो बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा आप लोग। 369 नंबर कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? तो हमें ग्राम पंचायतों को मजबूत करना गांधी के दर्शन से मिलता है। 100 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है? तो कह रहा है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, या नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता, या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, या राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। तो 2 नंबर ही आंसर हो जाएगा। 371 नंबर कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के मध्य विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था। कब उठा था? तो चंपाकम पोराई बनाम मद्रास राज्य में, यानी A नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, या प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर सही है। 373 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो अनुच्छेद 38 पहला आंसर हो जाएगा। और नंबर, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। 375 नंबर, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के बाद और संविधान के किस भाग में अंतः स्थापित किए गए? तो यह आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन, यानी भाग 4 का क में। 376 है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किनके लिए हैं? तो कह रहा है, केवल विदेशियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। तो 100 नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। क्या मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है?
तो यहाँ कह रहा है नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हाँ, इस संबंध में संविधान मौन है और स्थिति अनिश्चित है। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 378 है, राम शरण बनाम भारत संघवाद का संबंध किससे है? तो क्या कह रहा है कि नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यानी 100 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर यानी मौलिक कर्तव्य से। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति, यहाँ 100 नंबर आंसर होगा। मौलिक कर्तव्यों के पीछे कौन सा बल है? विधायी, नैतिक, राजनीतिक या सामाजिक? तो यहाँ राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक तीनों आंसर हो जाएंगे, यानी 2, 3 और 4। अगला है कि संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। तो कह रहा है कि 86वां, यानी 2 नंबर सीधा आंसर देखेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002। अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे। कौन सा कर्तव्य बनाया गया है? तो यह 11वां आंसर हो जाएगा। 11वां कर्तव्य बनाया गया है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो यह ज्ञानी जैल सिंह जी थे जो केंद्रीय गृह मंत्री थे। जम्मू कश्मीर का अपना पृथक संविधान है। इस संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हम लोग तो सभी जानते ही हैं कि कौन? राष्ट्रपति ना, भारत का राष्ट्रपति। तो 2 नंबर आंसर होगा। आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, निलंबित नहीं किए जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर रहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर अ नंबर हो जाएगा, यानी निलंबित किए जा सकते हैं। 386 नंबर है, राष्ट्रपति के विषय में क्या सत्य नहीं है? वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को भी वह मानने के लिए बाध्य नहीं है, और वह लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मंत्रिपरिषद द्वारा यही नहीं है, सत्य नहीं है कि मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को भी वह मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य है। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो लग नहीं रहा है कि यह बताना पड़ेगा। यह आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सदस्यता का क्या होता है? पद ग्रहण करने के साथ ही सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, या उपराष्ट्रपति की संसद सदस्यता बनी रहती है, या जब तक त्यागपत्र नहीं दिया जाता तब तक सदस्यता बनी रहती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पद ग्रहण करने के साथ ही सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। अ नंबर आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो यह 61 है, अनुच्छेद 61 में। 14 दिन पूर्व सूचना देकर संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए उस सदन के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो यहाँ ऑप्शन दे रहा 1/4, 1/3, 2/3 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ 1/4 होना चाहिए, आंसर अ होगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो यहाँ अ नंबर जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? राष्ट्रपति लोकसभा को और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं जिनके प्रयोग में वे अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो यहाँ अ नंबर ही आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। 393 नंबर है, मंत्रिमंडल में किस स्तर के मंत्री होते हैं? केवल कैबिनेट स्तर के, केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दोनों सम्मिलित रूप से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा केवल कैबिनेट स्तर के। 394 नंबर, वर्तमान स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति किस स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, या राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, या राज्य की मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, या राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट और अपनी संतुष्टि के आधार पर
तो द नंबर आंसर हो जाएगा। यानी राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट और अपने संतुष्टि के आधार पर राष्ट्रपति शासन अब लागू कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। 395 किस स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती? वह यह सुनिश्चित कहा गया किस स्थिति में? अच्छा, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर, प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से पद त्याग करने पर, किसी कैबिनेट मंत्री के त्याग पत्र पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी ऑप्शन स। 396 नंबर, कौन से कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की परिधि में आते हैं? कौन से कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की परिधि में आते हैं? वह यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत धन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यों पर ही खर्च किया गया है, या वह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, या वह संघ के साथ साथ राज्यों के धन पर भी अपनी सतर्क दृष्टि रखता है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन जो होंगे आंसर हो जाएंगे। यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के मध्य गंभीर मतभेद है तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, या उसकी संसद सदस्यता को समाप्त कर सकता है, या उसको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है, या उसे स्वयं बर्खास्त कर सकता है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 को छोड़ करके 1, 2, 3 आंसर होंगे। 398 नंबर, नवीन संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन हेतु क्रमशः प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या है तो 50-50 है, यानी 50-50। 399 है, उपराष्ट्रपति को उसकी पदावधि से पूर्व कौन पदच्युत कर सकता है? उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति या राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा तथा उस प्रस्ताव से लोकसभा भी सहमत हो तो ब नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर अब कर दी गई है, तो अब 1500 कर दी गई है, बढ़ा करके। अच्छा 15,000, सॉरी 1500 नहीं 15,000। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र क्रमशः संबोधित होता है, तो कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में क्या सत्य है? वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वह अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होता है, या वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, या वह राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो वह पहला जो ऑप्शन है यही आंसर होगा, वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यहाँ किसके प्रसाद पर्यंत? तो राष्ट्रपति के, ठीक है। प्रधानमंत्री यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, तो 2 और 1 यानी 1 और 2। भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपराओं पर आधारित पद है, एक संवैधानिक पद है, संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत सृजित किया गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब नंबर जो ऑप्शन है वही आंसर होगा, यानी एक संवैधानिक पद है। अब आया सुमेलित कीजिए, बहुत देर बाद आया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति है उसे 1.5 लाख रुपए वेतन प्रति महीने मिलता है। राज्यपाल को यहाँ जो ऑप्शन 3 है यानी 1.25 लाख रुपए मिलता है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 90,000 रुपये मासिक मिलता है। 406 नंबर है, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकते हैं। तो जो 2 नंबर है द आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में क्या सत्य है? वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसरण में राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, या उसके प्रतिवेदन के बाद संसद की लोक लेखा समिति का कार्य प्रारंभ हो जाता है, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ सभी सही हैं, अब और स। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, किंतु मंत्रिमंडल में
तो मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद से कम सदस्य होते हैं। यहाँ 2 नंबर आंसर होगा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मध्य निम्नांकित अंतरों में से कौन सा सही नहीं है? मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, जबकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। यह सही नहीं है ना, ये तो सही है। और नंबर और मंत्रिपरिषद में 3 या 4 स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट ही स्तर के मंत्री होते हैं, तो यह भी सही है। और 100 नंबर कह रहा है मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति है, जबकि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व तो प्रधानमंत्री के प्रति, तो यही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। और ब और द। अगला है संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में या संविधान में, राष्ट्रपति में या संसद में? तो हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति में। किसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो महालेखा परीक्षक को, इसमें से, है ना। अगला है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व केवल महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। यह महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, यानी 100 नंबर आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य है अंकेक्षण संबंधी, लेखा संबंधी, उपरोक्त और ब दोनों। तो 100 नंबर जो है यहाँ ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा, ब दोनों। 414 नंबर है कौन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य को सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र हो जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष या महान्यायवादी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या महाधिवक्ता? तो यह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद पर गोपनीयता से संबंधित शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलवाता है? तो यह तो सभी जानते हैं, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता? तो यह लंबा है, तो 2 नंबर सीधे आंसर होगा। वह लोकसभा और राज्यसभा को भंग कर सकता है, यही आंसर होगा। 417 नंबर है जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प सदन के विचाराधीन है, तो वह सदन की अध्यक्षता कर सकेगा। प्रथमतः मतदान का अधिकारी होगा, निर्णायक मत का अधिकारी नहीं होगा, अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा। तो यहाँ 2, 3 और 4 आंसर हो जाएंगे, 1 नंबर को छोड़ करके 2, 3, 4 उत्तर होंगे। राष्ट्रपति पर लगाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? कह रहा है कि इस प्रक्रिया, बाप रे फिर से आया बड़ा ऑप्शन। तो दोस्तों 100 नंबर जो है वो आंसर होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके राज्यसभा का बहुमत अपने पक्ष में कर सकता है। राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव नहीं पड़ता? उस न्यायालय के अधिकारों को राज्यपाल सीमित कर सकेगा। राज्य का बजट संसद द्वारा पास किया जाएगा। राज्य का शासन राज्यपाल और उसके सलाहकारों द्वारा चलाया जाएगा, या राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग हो जाएगी। तो यहाँ नंबर जो है वही ऑप्शन होगा, यानी आंसर हो। 420 नंबर राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? 1 माह, 6 माह, टाइम निश्चित ही नहीं है। अच्छा, यह है ना, संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है। 100 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या सभी? कह रहा है तो राज्य सूची आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा उसकी अनुमति हेतु आरक्षित विधेयक पर निर्णय लेता है? तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 204 या अनुच्छेद 201? तो अनुच्छेद 201 आंसर होगा। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह तो प्रधानमंत्री करता है। संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। इन दोनों का क्रमशः उत्तरदायित्व किसके प्रति है? संविधान के प्रति या संविधान और उसके संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति या जनता और संसद के प्रति? तो कह रहा है लोकसभा के प्रति इसका होता है क्या उत्तरदायित्व। 100 नंबर आंसर होगा। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? अतारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न। तो उपरोक्त दोनों आंसर होगा, यानी 100 नंबर।
क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को उसकी पदावधि से पूर्व पदच्युत या किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। 1 नंबर आंसर होगा। हाँ, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? कौन? राष्ट्रपति किसको? राज्यपाल को। तो कदाचार, असमर्थता, संविधान का उल्लंघन या राज्यपाल की पदच्युति के आधारों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो 4 नंबर जो है यही आंसर हो। 428 नंबर है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संसदीय विशेषाधिकार, दूसरा है राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार, तीसरा संसद की संयुक्त बैठक और चौथा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। तो पहला यानी संसदीय विशेषाधिकार चला जाएगा आपका 2 में, यानी अनुच्छेद 105। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार यह होते हैं किसमें? यह चला जाएगा आपका 4 में, यानी अनुच्छेद 194। संसद के संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना यह चला जाएगा अनुच्छेद 123 में। संविधान के अनुसार, अगला है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? सामान्यकालीन, आपातकालीन, सैन्य शक्तियां, उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। बस उस स्थिति में राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, संसद में बहुमत दल के नेता को, सबसे बड़ी पार्टी के नेता को अपने विवेक का प्रयोग कर उस व्यक्ति को जिसे वह समझे कि उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। तो यही आंसर होगा, यानी 2 नंबर। जिस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री ने ना सुझाया हो उस व्यक्ति को क्या राष्ट्रपति मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है? तो नहीं, सुझाना पड़ेगा तब। अगला है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा कृत्य राष्ट्रपति का नहीं है? संसद को भंग करना, लोकसभा का विघटन, संसद के सत्रों का आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना। तो आ नंबर ही इसका ऑप्शन जो है आंसर होगा। संसद को भंग करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पूर्व किस प्रकार पद मुक्त हो सकता है? पद मुक्त हो सकता है महाभियोग द्वारा या स्वयं पद त्याग करके, यानी दोनों ऑप्शन जो है आंसर हो जाएंगे। 35 नंबर, राज्यसभा का वह कौन सा विशेष अधिकार है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर द होगा। राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के पूर्ण होने पर कब से पदच्युत माना जाता है? तो उस दिन से जब संसद, पहला ही आंसर है, उस दिन से जब संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे देती है। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान क्या राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है? तो हाँ है, 2 नंबर आंसर होगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो संसद का निम्न सदन करता है। क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है? तो हाँ, लेता है। अगला है कार्यवाहक राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यही आंसर होगा। अब तक कुल कितने लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो यहाँ आंसर होगा 15। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपतियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी और फखरुद्दीन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने पहला आपातकाल घोषित किया, वीवी गिरी ने दूसरा और फखरुद्दीन जी ने तीसरा आपातकाल घोषित किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल अगले क्वेश्चन में और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।